गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डाइव इन आयुर्वेदा। तो आज हम टॉपिक देखने वाले हैं वो है गर्भास्त्रावा। तो गर्भास्त्रावा और गर्भापात, तो आप इसके जो श्लोका है वो बुक से रिफ़र करें, मैं इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ाऊँगी। गर्भास्त्रावा इज़ नथिंग बट द एक्सपल्ड fetus being more in liquid form up to 4th month is termed as गर्भास्त्रावा। गर्भास्त्रावा क्या होता है? अगर जो फीटस है वो 4th मंथ तक एक्सपेल होगा उसको हम कहेंगे गर्भास्त्रावा। अप टू 4th मंथ, नॉट मोर देन 4th मंथ, लाइक 5-6 मंथ को नहीं बोलेंगे, हमसे जो 4th मंथ तक जो फीटस एक्सपेल्ड होगा उसे हम गर्भास्त्रावा कहेंगे। सिर्फ हम 4th मंथ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 4th मंथ तक जो फीटस होगा वो एक स्टेबिलिटी अटेंड नहीं करेगा, वो एक लिक्विड फॉर्म में होगा, इसीलिए जो 4th मंथ तक फीटस एक्सपेल्ड होता है उसे हम गर्भास्त्रावा कहते हैं। एंड नेक्स्ट इज आफ्टर 5th-6th मंथ इज टर्म एज गर्भापात एज इट अटेन स्टेबिलिटी। गर्भापात किसे कहते हैं? जो फीटस एक्सपेल्ड होता है 5th and 6th मंथ में, इसे हम गर्भापात कहते हैं। गर्भापात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो फीटस है वो एक स्टेबिलिटी को अटेंड कर रहा है, और गर्भास्त्रावा में वो स्टेबिलिटी अटेंड नहीं कर रहा था, वो लिक्विड फॉर्म में था और वो 4th मंथ में एक्सपेल हो रहा था, इसलिए हम उसको गर्भास्त्रावा कहे। नेक्स्ट इज दौरधारा। दौरधारा मीन्स क्या होता है? When a गर्भा whose body part are not conspicuous is expelled is termed as दौरधारा। जो गर्भा होता है, जो फीटस होता है, उसके जो बॉडी पार्ट होते हैं नॉट कॉन्स्पिशियस, मतलब कि पूरी मतलब प्रॉपरली वो बॉडी पार्ट जो होते हैं ना डेवलप्ड नहीं होते हैं, और वो जो फीटस एक्सपेल्ड हो जाता है उसे हम दौरधारा कहते हैं। मतलब जो फीटस है उसका बॉडी पार्ट जो है वो अच्छे से डेवलप्ड नहीं हुए हैं और वो एक्सपेल्ड हो जा रहा है, इसे हम दौरधारा कहते हैं। नेक्स्ट इज काला रात्रि। काला रात्रि इज व्हेन अ गर्भा हुज बॉडी पार्ट्स कंप्लीटली एक्सपेल्ड इज कॉल्ड काला रात्रि। जो गर्भा, जो फीटस होता है, उसके जो बॉडी पार्ट्स है जो कंप्लीटली एक्सपेल्ड हो रहे हैं उसे हम काला रात्रि कहते हैं। तो फर्स्ट इज गर्भास्त्रावा। गर्भास्त्रावा मीन्स 4th मंथ में जो फीटस एक्सपेल हो रहा है जो कि मोर लिक्विड फॉर्म में है, हम उसे गर्भास्त्रावा कहते हैं। और जो फीटस 5th और 6th मंथ में एक्सपेल्ड हो रहा है उसे हम गर्भापात कहते हैं, क्योंकि वो एक स्टेबिलिटी अटेंड कर चुका होता है। एंड नेक्स्ट इज दौरधारा। दौरधारा मीन्स जो गर्भा होता है हुज बॉडी पार्ट आर नॉट कॉन्स्पिशियस, मतलब उसके बॉडी पार्ट डेवलप्ड नहीं होते हैं अच्छी तरीके से और वो एक्सपेल्ड हो जाता है, तो उसे हम दौरधारा कहते हैं। और जो गर्भा होता है जिसका कंप्लीटली बॉडी पार्ट एक्सपेल्ड हो जाते हैं उसे हम कहते हैं काला रात्रि। तो ये था जस्ट हमारा इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और डेफिनेशंस ऑफ अदर टर्मिनोलॉजीज लाइक गर्भस्त्रावा, गर्भपात, दौरधारा एंड काला रात्रि। अब हम नेक्स्ट देखते हैं निदान को। अगर आपके पास एक गर्भस्राविणी आती है तो उसके निदान क्या होंगे? निदान में कॉजेस क्या होंगे, रीजंस क्या होंगे गर्भस्रावा के, हम अब देखेंगे। तो गर्भस्रावा के निदान अकॉर्डिंग टू हम आचार्य चरक देखेंगे तो चरक क्या कहते हैं? 7 फैक्टर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक मैच्योर फीटस की डिलीवरी के लिए। कितने फैक्टर्स? 7 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। 7 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक मैच्योर डिलीवरी के लिए, एक मैच्योर फीटस की डिलीवरी के लिए। ओके, अगर ये जो 7 फैक्टर्स है इसमें अगर कोई कुछ भी अबनॉर्मेलिटीज आ जाती हैं तो वो क्या होता है? लीड्स टू एक्सपेल्शन ऑफ इमेच्योर एक्सपेल्शन और ग्रोथ बिफोर टर्म। तो ये 7 टर्म जो होते हैं, 7 फैक्टर्स जो होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक हेल्दी और मैच्योर फीटस की डिलीवरी के लिए। अब वो 7 फैक्टर्स क्या है हम देखते हैं। ओके, तो वो 7 फैक्टर्स हैं शुक्रा, आश्रुक, आत्मा, गर्भाशया, ऋतुकाल, आहारा एंड विहारा। क्या क्या 7 फैक्टर्स? वो फर्स्ट इज शुक्रा, सेकेंड आश्रुक, थर्ड आत्मा, 4th गर्भाशया, 5th ऋतुकाल, 6th आहारा, 7th विहारा।
ये 7 फैक्टर्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल है एक मैच्योर फीटस की डिलीवरी के लिए। अगर इन 7 फैक्टर्स में अगर कुछ अबनॉर्मलिटीज आ जाती है, मतलब कि इन जो 7 फैक्टर्स है उसमें किसी एक दो या सारों में किसी में भी अबनॉर्मलिटीज आ गई तो क्या होता है, वो विच लीड टू एक्सप्रेशन ऑफ इमैच्योर एक्सप्रेशन और ग्रोथ बिफोर टर्म। ये रीज़न होते हैं फीटस के इमैच्योर एक्सप्रेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर शुक्र अच्छा है, आश्रुक अच्छा है, आश्रुक इज नथिंग बट द आर्थवा अच्छा है, उसमें आत्मा है, ऋतुकाल भी सही टाइम पर हुआ, ऋतुकाल भी सही है, आहार विहार भी सही है, वो जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसका, बट उसका गर्भाशय हेल्दी नहीं है, तो ये एक रीज़न बन जाएगा इमेच्योर एक्सप्रेशन ऑफ फीटस का, गर्भस्राव का एक रीज़न बन जाएगा। क्योंकि हम इससे पहले जो लास्ट टॉपिक थी उसमें हमने ऑलरेडी देखा कि गर्भसंभवा सामग्री में के जो हमारे 4 फैक्टर्स है एसेंशियल फैक्टर वो रिक्वायर है एक हेल्दी बेबी के लिए। तो वो कौन से फैक्टर्स थे? फर्स्ट इज ऋतु एंड सेकेंड इज द क्षेत्र नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज ऋतु, क्षेत्र, अंबु एंड लास्ट इज नथिंग, बीजा। ये जो 4 फैक्टर्स थे वो रिस्पॉन्सिबल थे, एसेंशियल फैक्टर्स थे किसके लिए? गर्भा को फॉर्म करने के लिए। और उसमें कहा था कि क्षेत्र इज नथिंग बट द गर्भाशय, वो एक मेन फैक्टर है, एसेंशियल फैक्टर है, वन ऑफ द एसेंशियल फैक्टर है क्या एक गर्भ फॉर्म होने के लिए। तो यहाँ भी जो 7 फैक्टर्स में भी गर्भाशय मतलब कि एक हेल्थी यूट्रस इज मस्ट एंड शुड बी है, एक जो गर्भाशय होता है वो मस्ट एंड शुड बी हेल्दी फॉर अ हेल्दी फीटस। अब नेक्स्ट देखते हैं, फॉर एग्जांपल अब हमने जैसे देखा गर्भाशय अगर हेल्दी नहीं होगा तो वो एक निदान बन जाएगा, एक कॉज बन जाएगा गर्भस्राव के लिए। और वैसे ही सेम अगर फर्टाइल पीरियड ही ना हो, मतलब ओवम ही सही से रिलीज ना हो, करेक्ट टाइम पे कॉइटस हुआ बट वो करेक्ट फर्टाइल पीरियड पे कॉइटस अगर कपल ने नहीं किया, वो भी एक रीज़न हो जाएगा। एंड देन अगर फॉर एग्जाम्पल शुक्र सही से है, आश्रुक भी है, आत्मा है, गर्भाशय है, ऋतुकाल है, बट जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसका आहार विहार ही सही नहीं है, तो ये भी एक निदान बन जाएगा गर्भस्राव के लिए। मैं आहार विहार क्यों कह रही हूँ? फॉर एग्जाम्पल अगर जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसका आहार वो जैसे कंज्यूम करती है एक्सट्रीमली उष्ण तीक्ष्ण क्षार फूड, तो क्या होगा, वो एक निदान बन जाएगा, एक कॉज बन जाएगा गर्भस्राव के लिए। क्योंकि एक प्रेग्नेंट वुमेन शुड नॉट कंज्यूम द एक्सट्रीमली हॉट पंजेंट एंड अल्कलाइन फूड। सेम एज विहारा भी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर इफ़ अ प्रेग्नेंट वुमेन डू एक्सेसिव मैथुनियम, एक्सेसिव अति व्यायाम और वो वेगा धारण करती है, क्रोध करती है और शोक करती है, तो और एक रीज़न हो जाएगा, निदान हो जाएगा गर्भस्राव के लिए। प्रेग्नेंट वुमेन शुड नॉट डू एक्सट्रीमली क्वाइटस, एक्सरसाइज और वेगा धारण, ये सब नहीं करना चाहिए एक प्रेग्नेंट वुमेन। अगर वो करती है तो वो रीज़न बन जाता है गर्भस्राव के लिए। अब हम देखते हैं, जैसे कि नीचे एक्सप्लेनेशन में भी दिया गया है, फ्रॉम 4th month onward until 8th month, anger, grief, negative criticisms, jealousy, fear, excessive coitus, exercise, suppression of natural urge is contraindicated, नहीं करना चाहिए गर्भस्राविणी। ओके, अब नेक्स्ट हम जो देखते हैं ये निदान हमने देखा उसके और अदर निदान क्या हो सकते हैं। और मैंने एक्सप्लेनेशन में कहा था कि शुड नॉट कंज्यूम द उष्ण तीक्ष्ण एंड क्षार फूड एलिमेंट्स। और आपको जैसे कि पता है कि व्हेन अ वुमन प्रेग्नेंट शुड नॉट डू वमन विरेचन, नस्य एंड रक्तामोक्षण। तो ये जो होते हैं पंचकर्मा के ये जो वमन विरेचन, नस्या, रक्तामोक्षण, ये एक प्रेग्नेंट वुमन नहीं करना चाहिए, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। इफ अगर एक वमन विरेचन ये सब करती है तो वो एक क्या हो जाता है, एक रीज़न हो जाता है अबॉर्शन का गर्भस्राव के लिए।
सो और बस्ती भी कब इंडिकेटेड है, 8th मंथ में हमको जाकर प्रेग्नेंट वुमेन को बस्ती सजेस्ट करना होता है फॉर अ नॉर्मल और डिलीवरी के लिए. बट प्रेग्नेंट वुमन शुड नॉट डू वुमन व्रेचन नस्या एंड रक्तामोक्षण, जो कि रीज़न बन जाता है अबॉर्शन के लिए. अगर बहुत नीड है वुमन की, कुछ समथिंग उस प्रेग्नेंट वुमन में कुछ प्रॉब्लम है, तभी हम उसको माइल्ड वुमन देते हैं, माइल्ड वुमन. बट हम ऑब्वियसली उसको ज़्यादा एडवाइस नहीं करते कि वुमन विरेचन और नस्या रक्तामुक्षण करने के लिए. सो ये था निदान फॉर गर्भास्त्रावा के लिए. अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक्स देखते हैं. मतलब जो गर्भस्त्रावा की संप्राप्ति क्या होगी. एग्जाम्पल, अगर हम जो अबव निदान जो मैंने कहा कि अति उष्णा, तीक्ष्णा, क्षार फूड एलिमेंट या अति मैथुन्य, अति व्यायाम, वेगाधारण, ये सारे रीज़न की वजह से क्या होता है, जो फीटस होता है, निदान की वजह से जो फीटस होता है, हमारा जो फीटस होता है वो क्या होता है, डिटैच्ड हो जाता है, डिटैच्ड, सॉरी, जो अब निदान देखा हमने उसकी वजह से क्या होता है, जो फीटस है, निदान की वजह से जो फीटस होता है वो क्या होता है, डिटैच्ड हो जाता है, डिटैच्ड हो जाता है. कहाँ से, मदर की जो बॉन्डिंग होती है, मतलब प्लासेंटा जो होता है उसी से डिटैच हो जाता है और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जागता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर दे, डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट होता है. और जिसकी वजह से क्या होता है, अपाना वायु जो होता है, अपाना वायु वो क्या होता है, एग्रीवेटेड हो जाता है और अपाना वायु की वजह से सीवियर पेन होना शुरू हो जाता है और वजाइनल ब्लीडिंग शुरू होती है. सो मैंने क्या कहा, निदान जो होते हैं हमारे, जो भी मैंने जो निदान कहा है उसकी निदान की वजह से फीटस क्या हो जाता है, डिटैच होता है नॉर्मल बॉन्डिंग से और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है. एंड जिसकी वजह से क्या होता है, अपाना वायु जो होता है उसका एग्रीवेशन स्टार्ट होता है, विच लीड टू पेन एंड लीड टू वजाइनल ब्लीडिंग. और ये क्या होता है, अबॉर्शन हो जाता है. ये था संप्राप्ति ऑफ गर्भास्त्रावा की. अब हम नेक्स्ट देखेंगे लक्षण. लक्षण देखेंगे हम क्या होते हैं. ओके, तो लक्षण देखो हम क्या होते हैं. पेन फेल्ट इन गर्भाशया, कटी, वंशन, बस्ती प्रदेशा अलॉन्ग विथ वजाइनल ब्लीडिंग. अगर कोई गर्भस्त्राविणी है तो हम उसके देखेंगे कि उसके लक्षण, साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं गर्भस्त्राविणी के लिए. गर्भस्त्राविणी जो होती है उसका जो पेन हो कहाँ पर होता है, गर्भस्त्राविणी के मेन कौन से रीजन्स में पेन होता है. एक गर्भाशया में पेन बहुत होता है, कटी, वंशन, बस्ती प्रदेशा, ये जो 4 रीजन बताए गए हैं, ये 4 रीजन में बहुत ज़्यादा पेन फेल्ट होता है, पेन फील होता है गर्भस्त्राविणी को. और ये पेन के साथ साथ क्या होता है, उससे वजाइनल ब्लीडिंग होती है. तो द मेन क्लिनिकल फीचर ऑफ अबॉर्शन इज ब्लीडिंग फॉर वजाइनम एंड पेन. गर्भस्त्राविणी का सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है क्लिनिकल मेन लक्षण जो हम देखते हैं उसमें ब्लीडिंग होती है, वजाइनल ब्लीडिंग होती है एंड अलॉन्ग विथ पेन. वजाइनल ब्लीडिंग के साथ साथ उसे बहुत पेन होता है. अब सुश्रुत ने क्या है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी को एक्सप्लेन करते हुए कहा है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी को संस्कृत में एक्टोपिक प्रेगनेंसी को संस्कृत में कहते हैं स्थानांतरा गमना गर्भा. मतलब कि अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी इमेजिन करो कि एक फीटस है जो कि मूव हो रहा है एब्डोमिनल कैविटी में. According to Sushruta, the fetus which moves from one place to other causing irritation of abdomen cavity, large bowel with pain as termed as स्थानांतरागमन गर्भा. सुश्रुत क्या कहते हैं टॉपिक प्रेगनेंसी को एक्सप्लेन करते हुए, एक फीटस जो होता है अगर मूव हो रहा है एक प्लेस से अदर, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और जो कि इरिटेशन कर रहा है एब्डोमेन में, और जो बाउल होता है विथ पेन आ रहा है, उसे हम स्थानांतरागमन गर्भा कहते हैं. स्थानांतरागमन गर्भा इज नथिंग बट द एक्टोपिक
प्रेगनेंसी, ये सुश्रुत ने कहा है। तो हमने अभी तक क्या क्या देखा है, गर्भस्राव का निदान देखा है और उसके संप्राप्ति देखी एंड लक्षणास देख लिए हैं। तो अब हम देखेंगे इसकी सामान्य चिकित्सा। ओके, सामान्य चिकित्सा में क्या होता है देखते हैं। चिकित्सा में क्या है, अगर कोई आपका गर्भस्राविणी आती है तो आप क्या करेंगे, उसको एडवाइस करेंगे कोल्ड वाटर बाथ, उसको एडवाइस करेंगे और स्प्रिंकलिंग द कोल्ड वाटर ऑन द अब्डोमिन एंड शीतल लेप जो है ना आप उसको एडवाइस करेंगे। क्या करेंगे आप, कोई गर्भस्राविणी आपके पास आती है जिसको वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, तो आप उसे क्या एडवाइस करना, कोल्ड वाटर बाथ, कोल्ड वाटर बाथ उसको एडवाइस करना। और जो है ना कोल्ड वाटर क्या करना, स्प्रिंकल करना उसके अब्डोमिन पर, ये उसको एडवाइस करना। और लेपा, शीतल लेपा, कौन सा लेपा, शीतल लेपा जो है ना आप उसे एडवाइस करेंगे। शीतल लेपा में जैसे कि फॉर एग्जांपल है चंदनादि लेपा, चंदनादि लेपा, ये आप क्या करेंगे, उसको जो गर्भस्राविणी है उसे एडवाइस करेंगे। एंड देन उसको और क्या एडवाइस करेंगे हम, ओरल इनटेक ऑफ मिल्क प्रोसेस्ड विथ जीवन या घना द्रव्यास एंड शुगर। क्या करेंगे हम उसे, जो ओरल इनटेक लेने के लिए क्या कहेंगे, मिल्क, शीर मतलब मिल्क एडवाइस करेंगे हम उसको, मिल्क के साथ साथ जीवन गणा द्रव्य उसे एडवाइस करेंगे प्लस शुगर, इन सब का कॉम्बिनेशन का जो जो ड्रिंक बनेगा वो उसे ओरल इनटेक के लिए कहेंगे। जीवन गणा द्रव्यास में क्या क्या आते हैं, जीवन ग्रंथ द्रव्यास में जैसे कि ऋषभका, जीवका, ऐसे जो 10 जो द्रव्यास हमारे जो वो क्या है जीवन ग्रंथ द्रव्यास में आते हैं। तो मिल्क प्लस जीवन ग्रंथ द्रव्यास प्लस शुगर, ये हम क्या करेंगे, एडवाइस करेंगे गर्भस्राविणी को जिसे वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, ये हम उसे एज ए सामान्य चिकित्सा एडवाइस करेंगे। फर्स्टली हमने क्या किया, कोल्ड वाटर बाथ एडवाइस किया और स्प्रिंग द कोल्ड वाटर ऑन द एब्डोमिन एंड शीतल लेप एडवाइस किया। एंड सेकेंड इज oral intake of milk processed with जीवनागरण द्रव्यास with sugar can be given. And then contraindication, contraindication क्या है यहाँ पे, hot water is strictly contraindicated। जो गर्भस्राविणी होती है उसमें जो है ना हॉट वाटर जो है ना, हॉट वाटर चाहे वो ड्रिंक के लिए हो मतलब पीने के लिए हो, यहाँ पे नहाने के लिए स्नान के लिए हो, हॉट वाटर जो है ना हम उसमें कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं। किसमें कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं, हम गर्भस्राविणी को कॉन्ट्राइंडिकेटेड करते हैं, क्योंकि हॉट वाटर जब वो कंज्यूम करती है, हॉट वाटर या हॉट फूड कंज्यूम करती है तो क्या होगा उसके लिए, और जो कंडीशन होगी गर्भस्राविणी की और वो सीवियर होगी। इसलिए हम हॉट वाटर क्या करते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है गर्भस्राविणी में। सिर्फ ऑनली क्या है, शीतल मतलब कोल्ड वाटर बाथ एंड स्प्रिंग द कोल्ड वाटर एंड शीतल लेपा क्या है, इंडिकेटेड है। ये था हमारा गर्भस्राव का निदान, संप्राप्ति, लक्षणा, सामान्य चिकित्सा एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन। इसके जो आगे के टॉपिक होगा जो वो हम क्या करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अगर आपको कुछ डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कि मैं नेक्स्ट कौन सी टॉपिक लूँ, मतलब कौन से टॉपिक पर अपना नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। और जो मेरे नोट्स है वो आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगे, तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो करें, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जो टॉपिक्स आपको नेक्स्ट लेक्चर में आगे के टॉपिक्स कवर करूंगे, और जो इसके ऑब्जेक्टिव होंगे वो मैं आपको इंस्टाग्राम पर डालूंगी, आप इसे सॉल्व करें और कमेंट में आंसर दें। बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।